जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे स्क्यूनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्क्यूनेस को बहुत ही आसान अल्फाज में डिफाइन कर लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्यूनेस बेसिकली क्या चीज़ है। सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। तो ये जो सिमेट्री का वर्ड है, सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है कि कौन-सा डिपार्चर होगा जो कि सिमेट्री से अगर हट के हो, ठीक है? तो उसको हम स्क्यूनेस का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिमेट्री को समझते हैं और फिर ये जो हमारे पास स्क्यूनेस की डेफिनिशन है, इसकी हमें समझ आएगी कि एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए हम एक शेप की तरफ आते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों को याद हो जो हम हिस्टोग्राम बनाते थे, ठीक है? जो हमारा हिस्टोग्राम का टॉपिक था, जिसमें हम इस तरह की शेप बनाते होते थे। तो यहाँ पे हमारे पास अब 3 किस्म का डेटा है और उस डेटा के ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो हिस्टोग्राम्स बने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ये जो सी है, शेप सी, पहले इसकी हम बात करते हैं कि ये हमारे पास लेट्स सपोज़ एक डेटा था और उस डेटा के लिए हमने हिस्टोग्राम बनाया, ठीक है? अगर आप लोगों को याद हो तो हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे आप लोग वो रखते थे, क्लास बाउंड्रीज़ वगैरह रखते थे, ठीक है? और वाई एक्सिस पे आप लोग फ्रीक्वेंसी को रखते हैं, ठीक है? तो ये तो हमने चूँकि एक शेप लिया हुआ है नेट के ऊपर से, तो आप अज़्यूम कर लो कि यहाँ पे आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ हैं और ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज़ है, ठीक है? वैसे बहरहाल जो हिस्टोग्राम है, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हम उसको क्लास बाउंड्रीज़ के ऊपर बनाते हैं, ठीक है? वो डिफरेंट तरीकों के साथ बन सकता है, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं। अच्छा, तो लेट्स सपोज़ हमारे पास एक डेटा था कि उस डेटा की जो शेप है वो इस टाइप की बनी हुई है, ठीक है? ये हमारे पास लेट्स सपोज़ पहला ग्रुप है, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये 4th ग्रुप है और ये 5th ग्रुप है, ठीक है? तो पहले ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेट्स सपोज़ 3 है, दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 5 है और यहाँ पे तीसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 7 है, फिर उसके बाद 5 और 3। तो अगर हम इसके ऊपर एक नॉर्मल कर्व सा ड्राइव करें, ठीक है? मतलब एक कर्व अगर हम इसके ऊपर ड्रा करें, तो उसकी शेप हमारे पास तकरीबन कुछ इस तरह से बन सकती है। इस तरह से नॉर्मल कर्व एक बन सकती है। ठीक हो गया? मतलब ये जो हमारे पास डेटा गिवन है और इस डेटा के ऊपर अगर हम एक नॉर्मल सा कर्व इस तरह का बनाएँ, ठीक है? तो ये जो कर्व हमारे पास नॉर्मल बनता है, तो बेसिकली ये जो नॉर्मल कर्व होता है, इसको हम कहते हैं कि ये डेटा का नॉर्मल शेप है या इसको हम सिमेट्री कहते हैं, ठीक है? और ये जो सिमेट्री है, इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज़ आप अज़्यूम कर लें कि ये जो 3 है, ये इसका मीन है, ठीक है? तो मीन की ये जो अपर वैल्यूज़ है और जो लोअर वैल्यूज़ है, ये आपस में मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो इस साइड पे और इस साइड पे बराबर होगी। तो अगर मीन के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर लेट्स सपोज़ बराबर हो, ठीक है? तो इस तरह का डेटा हमारे पास होता है कि ये आपके पास सिमेट्रिकल डेटा है और सिमेट्रिकल डेटा का मतलब होगा कि उसका जो मीन होगा और उसका जो मीडियन होगा और उसका जो मोड होगा वो तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है? मतलब जो मीन है, मीन हमारे पास बराबर होगा मीडियन का और ये हमारे पास बराबर होगा मोड का। ठीक हो गया? आप लोगों को ये भी पता है कि मीन किस तरह से कैलकुलेट होता है, मीडियन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और मोड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये जो हमारे पास शेप है, अब ये शेप नंबर सी,
इसमें हमने बात की कि लेट्स सपोज आप एज्यूम कर ले कि ये जो 3 है ये इसका मीन है और राइट साइड और लेफ्ट साइड इसके दोनों बराबर है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, कोई डाटा आपके पास गिवन हो और उसके लिए हमने मीन कैलकुलेट किया, उसके लिए हमने मीडियन कैलकुलेट किया और उसके लिए हमने मॉड कैलकुलेट किया, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास डाटा है उसकी अगर हम शेप बनाएंगे तो वो एक सिमेट्री शेप बनेगा। ठीक हो गया। और सिमेट्रिकल शेप की जो शेप होगी वो इस तरीके से बनेगी, मतलब इसके राइट साइड के हिंज और लेफ्ट साइड के हिंज जो है ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर इधर दरमियान में से हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो ताकि हमारे पास ये जो शेप है इसको हम सिमेट्रिकल शेप भी कहते हैं और इसको हम नॉर्मल शेप भी कहते हैं। अब इसको हम देखते हैं, इस साइड पे आते हैं इस शेप को। अगर लेट्स सपोज ये जो हमारे पास नॉर्मल कर्व था, अगर शेप आपके पास इस तरह से बन जाए कि ये जो राइट टेल है ये राइट टेल ज्यादा लंबी है इस लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है ये इसकी राइट साइड है। ठीक है, तो अगर डेटा की शेप इस तरह से बनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये जो हमारे पास शेप ए है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम नॉर्मल कर्व सा बनाए तो इसको आप माउस को देखते जाए, इस तरह से हम इसको बनाएंगे ऐसे राइट साइड की साइड पे। ठीक हो गया। तो जब आपके पास कोई डाटा इस तरह गिवन हो कि अगर उसकी शेप लेट्स सपोज इस तरह पॉजिटिव साइड पे ज्यादा हो, तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली ये होता है डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री, यानी कि ये आपके पास यहाँ पे सिमेट्रिक शेप था लेकिन ये जो शेप अब बनाने जा रहे हैं ये सिमेट्री से हट के है। और जब सिमेट्री से हट के है तो फिर अगर लेट्स सपोज राइट साइड पे हो, जैसे ये वाली शेप है, ठीक है, अगर राइट साइड पे ज्यादा हो तो हम इसको कहेंगे कि ये डाटा की जो शेप है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम इस तरफ आते हैं, इस डाटा को देखते हैं। अब इस ग्राफ का लेट्स सपोज अगर हम इसके ऊपर एक नॉर्मल कर्व सा ड्रॉ करें तो वो तकरीबन इस तरह इस साइड पे नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज ग्राफ जो है वो इस तरह से बना हो और इसके ऊपर अगर आप कर्व ड्रॉ करें और वो लेफ्ट साइड पे आए तो इसका मतलब होगा कि ये भी सिमेट्री से हटके है और फिर इसकी जो कर्व बनेगी वो इस टाइप की बनेगी। ये देखो इस तरह से बनती है। ठीक है, नेगेटिव साइड पे। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये जो डेटा लेट्स सपोज कोई गिवन हो और इस तरह की शेप बनती हो तो उसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव स्क्यूड है। ठीक है, यानी कि स्क्यूनेस के हमारे पास दो टाइप्स हो गए मजीद। स्क्यूनेस में या तो डेटा आपके पास नॉर्मल है, ठीक है, और नॉर्मल डेटा में क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर शेप जो है वो सिमेट्रिक टाइप हो या लेट्स सपोज नॉर्मल हो तो नॉर्मल शेप में मीन जो है वो मीडियन के बराबर होगा और मीडियन जो है वो मॉड के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास डेटा जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव स्क्यूड डेटा हो तो उसमें क्या होता है कि मीन जो है वो ग्रेटर होता है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होता है मॉड से। यानी कि आपके पास लेट्स सपोज कोई वैल्यूज गिवन है, उसके लिए आप लोगों ने मीन कैलकुलेट किया, एक आंसर आ गया, उसका आप लोगों ने मीडियन फाइंड किया, एक आंसर आ गया, उसका आप लोगों ने मॉड चेक किया। ठीक है, अगर मॉड एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या होगा कि अगर डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो उसका मीन ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होगा मॉड से। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स सपोज नेगेटिव स्क्यूड हो तो नेगेटिव स्क्यूड में इसका रिवर्स हो जाएगा, मॉड ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन जो है वो ग्रेटर होगा मीन से। ठीक है, तो आपके पास लेट्स सपोज कोई वैल्यूज गिवन है, उसका आप लोगों ने मॉड फाइंड किया, अगर मॉड एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है, क्योंकि बाज दफा
डेटा के अंदर मोड एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 हम लिख के तो उसमें कोई वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर वो इसमें क्या करते हैं, मीडियन और मीन को ही सिर्फ देखते हैं। तो मीडियन अगर लेट्स सपोज ग्रेटर हो मीन से तो फिर वो वाला डाटा हमारे पास होगा नेगेटिव स्क्यू होगा। और नेगेटिव स्क्यू की जो शेप है वो इस तरीके से इस टाइप की बनती है कि लेफ्ट टेल जो है ये ज्यादा लंबा होता है एज कंपेयर टू राइट टेल। ठीक हो गया। अच्छा अब बाज दफा ग्राफ जो है वो हमारे पास कुछ इस टाइप के बने होते हैं कि वहां पे हम जज नहीं कर पा रहे होते कि इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहें कि इसको हम नेगेटिव स्क्यूड कहें या इसको हम नॉर्मल कहें, ठीक है। क्योंकि ये लेट सपोज अगर इसको भी इस तरह ऊपर बढ़ाए और इसको भी इस तरह इंक्रीज करें, ऊपर तक ले जाए, तो फिर हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि जो हमें हिस्टोग्राम गिवन है, जो ग्राफ हमें गिवन है वहां से हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो जाता, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम दूसरा कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। अब ये जो स्क्यूनेस है इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं थ्रू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने एक दो फार्मूलाज लिखे हैं। तो पहला जो फार्मूला है वो है स्क्यूनेस, ये बराबर होता है मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक हो गया। तो आपको लेट्स सपोज कोई वैल्यूज गिवन है और उस वैल्यूज का आप लोगों ने मीन फाइंड किया, उसका आप मोड फाइंड करो, ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करो। ये तीनों फाइंड करके इसके अंदर पुट करें और फिर आंसर चेक करें। अगर लेट्स सपोज आंसर के लिए फिर हमारे पास तीन सिचुएशंस हो सकते हैं। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो स्क्यूनेस है, अगर लेट्स सपोज इसका आंसर आ जाता है ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाया या जो दूसरा हम फार्मूला यूज करते हैं 3 मीन माइनस मीडियन। क्योंकि बाज दफा स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो मॉड है, लेट्स सपोज अगर मॉड एग्जिस्ट नहीं करता डाटा के अंदर तो फिर मॉड को क्या कंसिडर करेंगे। तो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं कि मीन माइनस मीडियन, क्योंकि जाहिर बात है डाटा का मीन भी होगा और उसका मीडियन भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो बेहतर ये है हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी कैलकुलेशन आ गई, ये हमने फार्मूला लगाया किसी डेटा के ऊपर और हमारे पास अगर लेट्स सपोज आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा कि डेटा जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एसके का आंसर जो है, स्क्यूनेस का आंसर लेट्स सपोज आता है 0, ठीक है, तो हम कहेंगे कि डेटा जो है वो नॉर्मल डेटा होगा, ठीक। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, सिमेट्रिकल शेप भी कहते हैं और नॉर्मल शेप भी कहते हैं और नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, डिफरेंट इसके नाम से। तो अगर लेट्स सपोज स्क्यूनेस इज इक्वल टू इसका आंसर 0 आ जाता है तो फिर डेटा जो हमें गिवन होगा वो नॉर्मल डेटा होगा। और तीसरी सिचुएशन इसमें ये हो सकती है कि स्क्यूनेस का जो आंसर है वो लेट्स सपोज लेस देन 0 आता है, यानी कि लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव में आंसर आ गया, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास तीन सिचुएशन इसके अंदर आ गए कि अगर स्क्यूनेस जो है उसका आंसर पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आंसर कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर के अंदर मीन और मीडियन है, आप एज्यूम कर लो कि आपके पास कोई एक डेटा गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सारी सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कोई वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पे
12, 10, 23, 15, 25, 45 और 60। ठीक है, अब ये जो हमें वैल्यूज गिवन है आप एज्यूम कर लो ये, फिर आप लोग फिर बाद में इसका मीन जो है वो कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे सिंपल मैं वैसे आपको सिचुएशंस बता रहा हूँ कि आंसर जो है वो पॉजिटिव किस तरह से आ सकता है, आंसर जो है वो नेगेटिव किस तरह से आ सकता है। ठीक है, इसका मीन जो है वो लेट्स सपोज 12 है और मीडियन फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 10। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो फॉर एग्जांपल है 4.6। क्लियर है। अब ये जो मैंने आंसर्स लिखे हैं ना मीन मीडियन मॉड के, ये मैंने खुद से लिखे हैं, एज्यूम्ड आंसर्स है, मैंने सपोज किए हैं। आप लोग बहरहाल इसको प्रॉपरली यहाँ से इस डेटा से या दूसरा कोई आप डेटा यूज करो, तो इसके लिए आप लोग प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे और उसके बाद इसके आंसर लिखोगे कि इसका मीन क्या निकलेगा, इसका मीडियन क्या निकलेगा और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या निकलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं ये जो 3 सिचुएशंस आए हैं कि आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 कैसे आ सकता है, इक्वल टू 0 कैसे आएगा और लेस देन 0 कैसे आएगा। अब देखो मीन को हमने एज्यूम किया ये 12 था, मीडियन को हमने एज्यूम किया वो 10 है और स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने एज्यूम किया था कि ये हमारे पास लेट्स सपोज 4.6 है। ठीक है, अब देखो अब इसका आंसर जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो 12 माइनस 10, ठीक है, तो 12 माइनस 10 से आंसर आता है 2, सॉरी, ठीक है, इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 6, और 6 को हम अगर 4.6 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो हम कहेंगे कि जो डेटा हमें गिवन है वो डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो ये पहली सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, देखो हमारे पास कोई एक वैल्यूज गिवन है, उस वैल्यूज का हमने मीन फाइंड किया तो मीन हमारे पास आ गया 12, उसका हमने मीडियन फाइंड किया तो मीडियन भी हमारे पास आ गया 12 और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास आ गया 4.6। ठीक है, अब उसके अंदर सेम उसी तरह दोबारा फार्मूला लिख देते हैं, मीन माइनस मीडियन और डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन हमारे पास क्या था 12 है और मीडियन भी हमारे पास 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 माइनस 12 से आंसर आ जाता है 0, 0 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, और 0 को 4.6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आपके पास क्यूनेस जो है उसका आंसर 0 आता है तो हम कहेंगे कि जो डेटा हमें गिवन है उसकी शेप बनेगी नॉर्मल कर्व की तरह। ठीक है, यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि उसमें आंसर जो है वो लेस देन 0 कैसे बन सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डाटा गिवन है, ठीक है, और उस डाटा का हमने मीन फाइंड किया तो हमारे पास मीन जो है वो आ गया 12 और मीडियन हमने फाइंड किया तो मीडियन आ गया 14। क्लियर है, और स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 4.6। तो यहाँ पे उसी तरह वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ठीक है, अब मीन को हमने एज्यूम किया था कि मीन हमारे पास 12 है और मीडियन जो है वो 14 है। क्लियर है, अब उसके बाद अगर हम 12 माइनस 14 करें तो आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा -6 और -6 को 4.6 से डिवाइड करेंगे तो -1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा विच इज लेस देन 0। ठीक हो गया, तो जब आपके पास क्यूनेस माइनस में आ गया तो आप कहोगे कि जो हमें डेटा गिवन है उस डेटा की शेप अगर हम बनाएंगे तो वो डेटा जो है वो नॉर्मल डेटा नहीं होगा, वो नेगेटिवली स्क्यूड डेटा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सिचुएशंस थे इसके लिए।
कि स्क्यूनेस को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि डेटा जो है वो नॉर्मल टाइप है, डेटा जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, या डेटा हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, तो बाकी जो मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी आपको आते हैं कि मीन किस तरह से कैलकुलेट होता है, मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किस तरह से होता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स है उसके अंदर है सारे मीन, मीडियन, मोड के। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके पास फार्मूला था 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब ये फार्मूला आप अनग्रुप डेटा के लिए भी यूज कर सकते हो और ग्रुप डेटा के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा का सिंपली जैसे मीन कैलकुलेट करते हो, अनग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट होगा और अनग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपके पास डेटा जो है वो ग्रुप डेटा हो तो ग्रुप डेटा का जैसे मीन कैलकुलेट होता है उसी तरह से आप मीन कैलकुलेट करें। ग्रुप डेटा का जिस तरह से मीडियन कैलकुलेट होता है उसी तरह आप मीडियन कैलकुलेट करते हो, ठीक है, करोगे। और इसी तरह जिस तरह ग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट होता है तो उसी तरीके से आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड था कि स्क्यूनेस को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे और इसका मतलब क्या होता है कि इसमें डेटा की शेप को किस तरह से हम कैलकुलेशन में डिसाइड करेंगे कि ये नॉर्मल होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिव स्क्यूड होगा। ठीक है, तो ये आप इसको यूज कर सकते हो। और फिर आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर कर्टोसिस को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।